विद्यार्थियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस में पूछा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में भी इस प्रश्न को लगातार कई वर्षों तक पूछा गया। प्रश्न है हिंदू समृद्धि दर। हिंदू समृद्धि दर, समृद्धि दर क्या है? हिंदू ग्रोथ रेट जिसे बोलते हैं, आखिर ये समृद्धि दर क्या है? और मेंस में जब क्वेश्चन आता है तो सिंपल वो पूछते हैं हिंदू समृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? हिंदू समृद्धि दर भारत में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को कम करने में क्यों असमर्थ रही? विश्लेषण करिए। 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना पड़ता है। इस हिंदू समृद्धि दर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि 1951, अगर आप देखेंगे 1951 से लेकर 1981 के बीच भारत की राष्ट्रीय आय की समृद्धि दर, आप जानते हैं राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, कि समृद्धि दर प्रतिवर्ष 3.5 रही। 3.5% प्रतिवर्ष ये समृद्धि दर रही, जिसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसे क्या कहा? हिंदू समृद्धि दर कहा। उन्होंने इसे प्रोफेसर राजकृष्ण हिंदू समृद्धि दर कहा। ऐसा क्यों? 1951, 61, 71 और 81 का कालखंड देखेंगे तो कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी, और जब ये जनसंख्या ज्यादा थी तो इनकी जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं आर्थिक चरों को प्रभावित कर रहे थे। अगर आप इसका विश्लेषण करना चाहें और समझना चाहें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस समय की जो हिंदू व्यवस्था थी उसके 2 पिलर थे। मुख्य रूप से क्या पिलर थे? 2 पिलर थे सामाजिक व्यवस्था के। प्रथम जाति व्यवस्था, और दूसरा इसका मूलभूत आधार था संयुक्त परिवार। इन 2 सामाजिक संस्थाओं से निर्माण होता था हमारे ग्रामीण भारत का, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करते थे। अब आपको यह समझना है कि ये जो 3.5% की निम्न समृद्धि दर राष्ट्रीय आय में रही 1951 से लेकर 81 तक, उसके लिए सामाजिक संरचना क्यों जिम्मेवार थी? आप देखिए, जाति में 4 वर्ण थे, यानी हमारे यहां जाति का जो वर्ण मॉडल अपनाया गया, जिसमें जातीय पद सोपानकी के अंदर ब्राह्मण सर्वोत्तम स्थान पर बैठा था और दूसरे स्थान पर आपका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो जाति व्यवस्था थी, अगर आप इस पर दृष्टिपात करें तो जातीय गतिशीलता का बहुत भारी अभाव था। यानी यह संभव नहीं था कि कोई शूद्र जाति ब्राह्मण का स्थान ले ले या ब्राह्मण के क्रियाकलापों को करने लगे, और यही स्थिति थी वैश्य के लिए संभव नहीं था कि ब्राह्मणों का कार्य करने लगे। ये जातीय गतिशीलता का अभाव भारत के विकास का सबसे बड़ा कारण था। बहुत सारी इस प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य थे कि इन लोगों पर बहुत प्रतिबंध लगे हुए थे। इसी तरह से अगर आप संयुक्त परिवार की रचना देखें तो उसमें जो परिवार का मुखिया होता था, यही मुख्य कार्यकर्ता होता था। यानी सारे कार्यकलाप, उत्पादन के कार्य इसी व्यक्ति के हाथ में थे। उपभोग का निर्धारण भी यही करता था। इन सब का परिणाम क्या हुआ कि सपोज एक संयुक्त परिवार में 20 लोग हैं तो केवल एक व्यक्ति काम करने वाला है, 19 व्यक्ति उपभोग करने वाले हैं। अगर मैं इस स्टेटमेंट को एक सिंपल सी कोटेशन से बात करूं, अगर हम Y नेशनल इनकम माने, C को उपभोग, इसके अंतर का जो होगा उसे बचत,
बचत को निवेश हम करें, निवेश से हमारा पूंजी निर्माण हो और पूंजी निर्माण से हमारा उत्पादन हो। अगर आप देखोगे जो आय है, आय में से उपभोग में से बचत, निवेश, पूंजी निर्माण, तब उत्पादन होगा। ये जो हमारी राष्ट्रीय आय है, इसमें योगदान केवल संयुक्त परिवार में मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर एक आदमी योगदान करेगा, उपभोग में तो 20 आदमी योगदान करेंगे। एक आदमी उत्पादन कम करेगा, उपभोग ज्यादा होगा। अगर इनकम कम है कंपैरेटिवली और उपभोग बहुत ज्यादा है, अगर हमारा उपभोग बहुत ज्यादा है तो कम बचत, कम निवेश, कम पूंजी निर्माण, उत्पादन की दर भी कम होगी। इस प्रकार की सामाजिक संरचना के कारण ही एक तरफ बंद जाति व्यवस्था, दूसरी तरफ संयुक्त प्रणाली, परिवार की प्रणाली जो पूरे ग्रामीण भारत की रचना कर रही थी, जहां कार्य की गतिशीलता, जातीय आधार पर कार्य की गतिशीलता का अभाव था। ये सारे कारक मिलके जिम्मेदार रहे कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय में बहुत कम वृद्धि रही, 3.5% प्रति वर्ष की। जैसे ही 1981 के बाद आप देखते हैं 80-90 के दशक में क्या हुआ जी, मुख्य रूप से बड़ा परिवर्तन आया। आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलने लगा, पाश्चात्यकरण को बढ़ावा मिला और इन सब के परिणाम स्वरूप हमारी जो जाति व्यवस्था, हमारा जो संयुक्त परिवार व्यवस्था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आए। एक छुआछूत का जो कंसेप्ट था वो लगभग खत्म होने के कगार पे था। 1950 में संविधान को लागू कर लिया और लागू करने के बाद संवैधानिक मर्यादाओं का पालन होने लगा, जातीय गतिशीलता बढ़ी और जातीय गतिशीलता के साथ जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए उससे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी कार्य की गतिशीलता भी बढ़ी। एक कार्य ये नहीं था कि वो वही जाति के लोग करेंगे और परिणाम ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था हिंदू समृद्धि दर से बाहर निकल आई। जैसा कि आप देखते हैं 1981 से लेकर अगर 2001 तक का कालखंड देखें, इसमें हमारी राष्ट्रीय आय में औसतन 5.4% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई, जो एक सराहनीय स्थिति थी। यानी 81 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था हिंदू समृद्धि दर से बाहर निकल आई। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा जो इसका पैरा है कि आखिर हिंदू समृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था को गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताओं के समस्याओं से मुक्ति क्यों नहीं दिला पाई। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा 1951 से लेकर 81 में आप देखोगे इस कालखंड में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष लगभग 2.2% रही। 51 से लेकर 81 के बीच हमारी जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? 2.2% प्रति वर्ष। और इसी अवधि में एक पॉइंट आपको समझ में आया, राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि दर रही, वृद्धि दर नेशनल इनकम वृद्धि दर रही NI, वो 3.5 रही। अगर यहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर देखोगे, PCI माने पर कैपिटा इनकम, GR मींस ग्रोथ रेट, कैसे निकालोगे? नेशनल इनकम ग्रोथ रेट कितना रहा, माइनस कर दोगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट PGR आपका आएगा 3.5 माइनस 2.2, 1.3%। अगर इसमें इन्फ्लेशन को डिफ्लेट कर दें, इस पीरियड में इन्फ्लेशन रेट भी 7 to 8% प्रति वर्ष के लगभग रहा। अगर हम इसे डिफ्लेट कर दें, इस 1.3 में से हटा दें, तो लगभग 1.1% की वृद्धि रही प्रति व्यक्ति आय में। कब? 1981 से लेकर आपके 51 से लेकर 81 के कालखंड में। क्या इतनी समृद्धि दर लोगों की गरीबी निवारण, लोगों की बेरोजगारी निवारण, लोगों की आर्थिक असमानता को कम करने के लिए पर्याप्त थी? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। निम्न प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर होने के कारण हमारी हिंदू समृद्धि दर देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, देश की आर्थिक असमानता समाप्त करने में असफल रही। इस प्रकार ये जो आपका प्रश्न था आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल प्रश्न था, लेकिन जब आप बुकिश में जाते हो तब इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं।
आपको किसी भी तरह की इस तरह की समस्याएं हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, और यूट्यूब चैनल पे भी आप मदद ले सकते हैं, द इकोनॉमी का IAS। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां आप जा सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9999237051, और आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं मुखर्जी नगर और आपका नेहरू विहार में वर्धमान प्लाजा के अंदर। थैंक यू।